2 लाख करोड़ की ज़्यादा की देनदारी और 13 करोड़ लोग अगर प्रभावित हैं, तो 13 करोड़ में मैं मान के चलता हूँ कि अगर उनका परिवार जोड़ दिया जाए तो 50 करोड़ लोग इस देश के प्रभावित हैं। इतना मेल, इतना लेटर, इतने पत्र, इतने केस, इतने एफआईआर हो जाने के बावजूद भी, जबकि हमारे देश में पूरे देश से 1000 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया है, सिर्फ या तो भुगतान की वजह से, या तो पैसे की किल्लत की वजह से, या तो दूसरे के निवेशकों द्वारा परेशान करने की वजह से 1000 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया। लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी या हम कह लें न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश जी अभी तक इस केस को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। ये सोचने वाली विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। आज हम फिर से एक बार बात करेंगे सहारा इंडिया से जुड़े तमाम मसलों के बारे में। लगातार द न्यूज 15 आपके सामने इस मुद्दे को पूरी प्रमुखता के तौर पर रख रहा है। लगातार सहारा से जुड़े तमाम खबरों को आपके सामने हम प्रमुखता से ला रहे हैं और आपका प्यार और समर्थन भी हमें मिल रहा है। आज फिर से एक बार हम सहारा से जुड़ी तमाम वो खबरों को और आज सहारा से जुड़ी वो तमाम शुरुआती चीजों को आपके सामने रखेंगे और आपको हम ये भी बताएंगे कि आखिर सहारा की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे सहारा से लोग जुड़ते गए और कैसे अंत में सहारा जैसी इतनी बड़ी कंपनी आखिर घाटे में चली गई। आज पूरे देश में जहां सहारा से जुड़े तमाम प्रोडक्टों और उनके तमाम जो भी चीजें देश में उभर कर आई थी, उसमें कितनी बड़ी घोटालेबाजी हुई, जिससे आज एक बड़े से लेकर निम्न स्तर तक के व्यक्ति को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है और व्यक्ति टूट चुका है। सहारा से जुड़े वो तमाम लोग जो कभी सहारा में पैसा लगाया करते थे, आज उन तमाम लोगों के पैसे जो है वो डूब चुके हैं। कई ऐसी भी खबरें आई जिसमें कई लोगों ने अपने डूबे हुए पैसे ना मिलने के कारण आत्महत्या तक कर ली है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और आज हम पूरी हकीकत को टटोलने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान मौजूद हैं जो सहारा से जुड़ी तमाम उस खबरों को हमारे साथ आज आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए उनसे हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। तो पूरे देश में जिस तरह से सहारा से जुड़ी खबरों को लेकर के या फिर यूं कहे सहारा से जुड़ी तमाम मसलों को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, आम से लेकर खास लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, उसी में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा और महत्वपूर्ण शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोटेस्ट का थिंक टैंक हमारे साथ हैं, जिनका नाम बीके श्रीवास्तव है। बीके श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो द न्यूज़ 15 में बहुत स्वागत है आपका और आपका हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आप इस मसले को आज हमारे सामने और हमारी जनता के बीच रखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं द न्यूज़ 15 का धन्यवाद करता हूं और द न्यूज़ 15 के संपादक श्री चरण जी का बहुत बहुत आभार कि इस तरह के मुद्दे को उन्होंने गंभीरता से लिया है। मैं बीके श्रीवास्तव दिल्ली परिक्षेत्र में सहारा में लगभग 18 साल फील्ड वर्कर के रूप में काम किया, पैरा बैंकिंग डिवीज़न में। 18 साल काम करने के बावजूद भी मुझे नहीं पता लगा कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा और कैसे होता है, जबकि 2016 में सहारा ग्रुप के ही मीडिया संस्थानों में भी लोग अपने तनख्वाह पाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 2017 में लखनऊ में जो अस्थाई कर्मचारी थे वो भी अपने तनख्वाह पाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मैं 2017 में जब देखा कि मुझे अपने निवेशकों का निवेश राशि मिलने में जब दिक्कत आने लगी, तो मैं थोड़ा सा गहराई से अंत तक जाने की कोशिश किया और देखा कि वाकई में ऐसा दिक्कत क्या है या दिक्कत नहीं है। तो मैंने देखा कि वाकई में निवेशकों का भुगतान मिलने में परेशानी अब धीरे धीरे स्टार्ट होना चालू हो गई है और आगे भविष्य में और ज़्यादा दिक्कत आएगी, जिसको जानने के बाद मैंने अपना कार्य वहीं पे समाप्त कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे और तह तक जाने के लिए मैं लोगों से जुड़ना चालू कर दिया। तो मैं द न्यूज़ 15 का पहले तो धन्यवाद करता हूं कि आज के समय देश में जितने भी प्रतिष्ठित चैनल हैं, शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जिसमें एक दो लोग मुझे जानते नहीं होंगे,
निजी तौर पे जानते हैं और उनसे मैं हमेशा अनुरोध के साथ कहता हूँ कि हमारी बात को आप आगे तक रखिए, लेकिन हर बार उन्होंने एक मुझे मायूसी सा जवाब दे देते हैं कि साहब हम लोग भी प्रतिबंधित हैं अपने नौकरी के तहत, इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। अच्छा, अभी किसी बात से चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन आपने कहा कि जैसे 18 साल से ज़्यादा का आपका अनुभव रहा है सहारा के साथ, तो कई दर्शक ऐसे भी हैं जो हमें लगातार इस खबर को देख रहे हैं, लेकिन उसमें से कई ऐसे दर्शक भी हैं या बहुत ऐसे लोग भी हैं, नए दर्शक भी हैं, जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि सहारा आखिर है क्या, कैसे वो सहारा काम करती थी और क्या थी सहारा, कैसे उसकी शुरुआत हुई, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम आपको बता दें कि सहारा इंडिया परिवार के नाम से सहारा इंडिया परिवार के सुप्रीमो श्री सुब्रत राय जी ने स्थापना किया 1978 में गोरखपुर से। उस समय लोगों के अंदर एक बचत करने की प्रचलन नहीं था, जिसको उन्होंने बढ़ावा दिया। लोगों के 10-10 रुपये, 1-1 रुपये, 2-2 रुपये बचाने के प्रचलन को उन्होंने बढ़ावा दिया, जिसके जरिए लोगों का जुड़ाव उनसे बनता गया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अन्य सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान देना चालू किया। कई जो समाज सेवी लोग हैं उनको पुरस्कृत करने में भी अपना योगदान देना चालू किया, और हमारे जो क्रिकेट टीम है उसको ये स्पॉन्सरशिप लिया। धीरे धीरे उनके इन रवैये से लोगों का उनके साथ झुकाव बढ़ना चालू हो गया और लोग धीरे धीरे बचत योजनाओं के माध्यम से उनके साथ जुड़ते चले गए। आगे दिनों पर दिन उन्होंने भी अपना जैसे जैसे लोगों का जुड़ाव चालू हो गया, धीरे धीरे अपना उन्होंने कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाने चालू कर दिया, जिसमें कि सहारा एयरलाइंस से लेके सहारा प्रिंट मीडिया, सहारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके जो प्रमुख चीज़ें हैं, और टाउनशिप तक एक 217 शहरों में मकान बनाने का उनका एक बृहद प्रोग्राम जो था, मतलब उनकी प्लानिंग थी, जो शायद किसी कारणवश पूरी नहीं हुई, लेकिन इस तरह से उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र को बढ़ाना चालू किया। श्रीवास्तव जी, ये भी बताइए कि एक समय हुआ करता था जब सुब्रतो राय का रुतबा जो है वो एक देखने लायक होता था, एक सेलिब्रिटी की तरह उनका लाइफ था। हालांकि स्वाभाविक सी बात है, इतना पैसा होने के बावजूद लोग उस तरह के रंग रूप में आ जाते हैं, तो लोगों का विश्वास कैसे बनता गया? विश्वास जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपनी कोई खोली गई, उस कंपनी को चलाने के लिए लोगों को हायर किया गया, उसके बाद विश्वास बनाना ये एक बड़ा समझौता होता है। तो चूंकि आप उसके एम्प्लॉय रह चुके हैं, आपने वहाँ काम किया है, विश्वास कैसे बनती गई लोगों के प्रति? देखिए, लोगों का विश्वास तभी जमता है जब आप उनके साथ मिल के काम करते हैं। और वैसे कंपनी कितनी कंपनियां आई इस लाइन की, मतलब चिटफंड टाइप की कंपनियां बहुत सारी आई, बहुत सारी चली गई, लेकिन बहुत सारी कंपनियों के जाने के बाद 91-92 में आरबीआई ने एक नया नियम पारित किया, जिसका नाम था आरएनबीसी एक्ट, रेजिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी फाइनेंस कंपनी, जिसके तहत मात्र देश की दो ही कंपनी बची थी जिन्होंने स्वीकार किया कि हम इस कानून के तहत कार्य करना पसंद करते हैं, जिसमें एक पीयरलेस थी, दूसरी सहारा। पीयरलेस में किसी कारण से कार्य को संपादित कर पाना संभव नहीं हो सका और वो अपने कार्य को बंद कर दिया, जिसके बाद सिर्फ एक ही कंपनी बची थी, वो थी सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके मुखिया श्री सुब्रत राय जी थे। और उस समय एक आरबीआई का मुहर लगा होना इस टाइप की कंपनियों में सबसे बड़ा विश्वास का जरिया था। उसके बाद दूसरा उनका लोगों के साथ जुड़ाव, मतलब कई समाज सेवी को सम्मानित करना, हमारे कई जो राजनीतिक लोग हैं उनके साथ उठना बैठना, हमारे कई सेलिब्रिटी हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से आते थे उनको अपने यहाँ बुलाना, उनको सम्मान देना, इस तरह से लोगों के अंदर उनका एक रुतबा बना कि नहीं बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत पैसे वाले आदमी हैं। बट उनके पास जो पैसा होता था वो आम जनता का निवेश का ही पैसा होता था। उनके पास कोई ऐसी पुरानी संपत्ति नहीं थी जिस संपत्ति के जरिए वो एक वरिष्ठ, मतलब घनिष्ठ और धनी व्यापारी के रूप में जाने जाते थे। ये कह रहे हैं कि लोगों का ही पैसा वो जो है वो दिखावे में वो खुद खर्च वहाँ हुआ करता था, और वो उनके पास शुरू से ही सिर्फ निवेशकों का ही पैसा था, उसके अलावा कोई पैसा नहीं था,
जो वो खुद स्वीकार करते हैं कि हमने 2000 रुपये से कंपनी को चालू किया था, और 2000 से कंपनी को चालू करने के बाद कम से कम 550 करोड़ तो उन्होंने अपने एक बच्चे की शादी में खर्चा किया था, जो कि उस समय देश के सबसे खर्चीला शादी में सबसे शुमार था। तो हम कहते हैं कि ये जो जितना भी पैसा था या जितना भी पैसा है वो सारा पैसा निवेशकों का था, उनका कोई नहीं है। अच्छा, ये बताइए श्रीवास्तव जी कि लगभग 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो है ये पूरा मामला है, और लगभग 15,000 से ज़्यादा वो अभी वापस कर दिया गया है। आखिर ये बताइए कि आखिर कैसे ये खुलासा हुआ, और कैसे लोगों को पता लगने लगा कि अब पैसा हमारा डूबने लगा है? कैसे, ये किस समय की बात है, किस दौर की बात है, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। कब ऐसा लगा कि अब सहारा डूबने वाली है? सन 2008 में जब रिजर्व बैंक ने अपना लाइसेंस के तहत कार्य करने से रोकना चालू किया, तब सहारा ने 2 कंपनी, जो पूर्व की कंपनी इनकी थी, उसी का नाम में परिवर्तन करके 2 कंपनी लाए, जिसका नाम था सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। उसके जरिए इन्होंने मार्केट से, यानी आम जनता से करीब करीब 24,000 करोड़ निवेश इकट्ठा किया था डिवेंचर के जरिए। जो डिवेंचर एनसीडी ओएफसीडी थी, यानी ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर, यानी वो 3 साल के बाद आपको कभी भी डिवेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता था। जिसकी सेबी ने जब आकलन किया तो सेबी उस समय इन्होंने एक इंग्लैंड में एक प्रॉपर्टी खरीदा था, ग्रोसवेनर होटल, सहारा ने। तो उस समय ये पूछा गया कि ये पैसा आया कहाँ से, तो इन्होंने बताया कि हमने पैसा जो लिया है ओएफसीडी के माध्यम से लिया है, और आईपीओ के लिए अप्लाई किए। तो आईपीओ वही कंपनियां ला सकती हैं जो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड थी। जब सेबी ने देखा कि आप सिर्फ 2 कंपनियां जिनका मार्केट वैल्यू ज़्यादा नहीं है, और उन 2 कंपनियों के माध्यम से आपने इतना लार्ज स्केल में, मतलब 24,000 करोड़ की रकम आम जनता से निवेश लिए हैं, अगर आप कल हो के हाथ खड़े कर देते हैं तो इन 24,000 करोड़ के रकम की वापसी की जिम्मेदारी किसकी होगी? जिस पे वाद विवाद चला, सेबी न्यायालय में चला, सेबी के बाद वो सहारा फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट गई। जिससे जुड़ा हुआ कागजात भी हमारे पास हैं, वो भी आप थोड़ा सा इसमें हमारे दर्शकों को डिक्लेयर कर दीजिए कि ये सब क्या चीज़ है, ये आखिर है क्या जो सेबी के द्वारा किया गया है, या फिर और डिटेल जो आप अभी हम ले करके आए हैं वो हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए, ये क्या है आपके पास? तो 2011 में सेबी के साथ सहारा का विवाद हो गया, जिसमें ये 24,000 करोड़ से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन मात्र 2 कंपनियां का था, सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जिसका माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 31 अगस्त 2012 को आदेश पारित किया गया, दोनों की बातें सुनने के बाद, कि जो आपने पैसा पब्लिक से निवेश लिया है उनको आज तक का 15% इंटरेस्ट के साथ वापसी कर दीजिए। लेकिन सहारा ने वो पैसे वापसी न करके एक नई कंपनी बनाकर सहारा क्यूशॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिए, और कन्वर्ट करने के बाद लोगों में विश्वास दिलाया कि आपका पैसा सेबी में जाएगा तो डूब जाएगा, सरकार से आप ले नहीं पाओगे, और आपका ये पैसा जो है 6 साल में आप 2 गुना से ज़्यादा, यानी 2.25 गुना से ज़्यादा 2012 में, मतलब एक ऐसी स्कीम जिसमें 2.25 गुना से ज़्यादा 6 साल में देने का वादा करके, और उन्होंने सारे पैसे को कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद धीरे धीरे लोगों का, मतलब जब वापसी नहीं मिलने लगा तो पैसे की लायबिलिटी बढ़ती गई, धीरे धीरे अदायगी उनकी बढ़ती गई। अब बढ़ते बढ़ते जब कारोबार धीरे धीरे कम होने लगा तो लोगों ने अपना 6 साल वाला पैसा जब मांगना चालू कर दिया, तो फिर उस पैसे को भी उन्होंने सोसाइटी में कन्वर्ट करना चालू कर दिया। यानी अब उनको लग रहा कि मुझे पैसे ना देके
इस पैसे को ऐसे ही कन्वर्जन के माध्यम से कन्वर्ट करते रहें। ये कि लोभ कंपनी ने देना शुरू कर दिया कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे लेकिन कुछ और प्रोडक्ट आपको हम दे देंगे, आप ये कह रहे हैं। तो नहीं, कंपनी ने ये कहा कि आप मुझसे पैसे न लेके आप सिर्फ कागज लेते रहिए। आज अगर 5 साल में डबल दे रहे हैं तो कल 4.5 साल में डबल देंगे, फिर 4 साल में डबल दे देंगे, यानी 3 साल में डबल दे देंगे। लेकिन आपके पैसे हम वापसी नहीं, आपको एक कागज पर कागज देते रहेंगे, लेकिन कभी पैसे वापसी नहीं देंगे। जिस विवाद के कारण आज देश के करीब करीब 25 करोड़ लोग प्रभावित हैं और 25 करोड़ लोगों के ऊपर आज के डेट में रोजी रोटी का संकट है, उनका अपना भविष्य खतरे में है, उनकी चिकित्सीय सुविधा खतरे में जा रही है, उनके बच्चों का स्कूल का फीस नहीं दिला पा रहा। मतलब इस तरह से ये जो विवाद है, विवाद में कुछ भी नहीं है, मात्र यही था आदेश कि आप ये पैसे आम जनता का जिसका निवेश आपने लिया है 15% ब्याज के साथ आप वापसी दे दीजिए। अगर ये वापसी दे देते तो ये विवाद ख़त्म हो जाता। लेकिन आज 10 साल हो गया, 2012 का आदेश है, 31 अगस्त 2012 का आदेश है, आज हम 14 अगस्त 2022 में बातें कर रहे हैं और आज तक उसका मूलधन तक सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं हो पाया। यानी मूलधन जो 24,700 करोड़ था उसमें भी अभी 15,506 करोड़ ही जमा हो पाया है। और यही कारण है कि आज के डेट में न तो लोगों का भुगतान मिल पा रहा और न ही इस तरह के मसले को कोई हमारी सरकार कोई समाधान ढूंढ रही है। सर, आपने ये भी बताया कि आप भी इसके भुक्तभोगी रहे हैं, लगभग कई वर्षों से आप इसके कर्मचारी रहे हैं। आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या बीता जब आप आखिर आप इस कंपनी के लिए काम करते थे, लेकिन जब आप कैसे इससे आप हटे, क्या कुछ हुआ, वो भी हम थोड़ा और कम शब्दों में जानना चाहेंगे। एक्चुअली कि मैं 1999 से लगातार काम करता रहा। 2018 में जब हमारे यहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने लोगों के पैसे को कन्वर्ट करने की दिशा में जब गलत रास्ते चुनना चालू कर दिए, यानी कस्टमर का, निवेशक का अपने आप साइन करके उसको किसी दूसरी स्कीम में बदल दीजिए, इस तरह का जब प्रक्रिया को अपनाने लगे तो मैंने इस कार्य को बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, इस तरह का कार्य को नहीं करेंगे कि किसी दूसरे के साइन हम करके और उसको ऑटोमेटिक हम 4 साल 5 साल के लिए किसी अन्य स्कीमों में लगाएं। जब हम पैसे अपना मांगने जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा विरोध होता है और हमारे विरोध होने के साथ साथ जब लगता है कि हम पैसे मांग की अपनी गति को तेज कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। और हमारे ऊपर भी करीब करीब 5 कानूनी कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई ऑलरेडी हो चुका है और आगे भी होता रहेगा, ये चलेगा, मुझे पता है। लेकिन फिर भी हम अपने पैसे की मांग तो हमेशा रखेंगे और सबके सामने रखेंगे। आज भी मेरा लगभग 10 लाख रुपया अभी मेरा निजी बकाया है और 1 करोड़ से ज़्यादा मेरे द्वारा लगाए गए निवेशकों का बाकी है, जबकि 4 साल हो गया मुझे अपने कार्य को बंद किए हुए। 4 साल में भी मेरा न तो 1 करोड़ दे पाए और न ही मेरा खुद का और मेरे परिवार का 10 लाख रुपए भी पेमेंट नहीं दे पाए, जबकि अपने ही एक कर्मचारी को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की तनख्वाह एक कर्मचारी को देते हैं और 35 से 50 लाख रुपए की गाड़ी उनको चलने के लिए देते हैं। 2 बड़े कर्मचारी का लें या उनके निजी कर्मचारी का लें, जो भी कहें, मतलब ऐसे कर्मचारी जिसको 1 करोड़ 20 लाख रुपए साल का, 1 करोड़ 20 लाख रुपए बहुत, एक मतलब एक प्रदेश के इंचार्ज को, दिल्ली परिक्षेत्र के इंचार्ज को, दिल्ली परिक्षेत्र के कार्यकारी निदेशक को, दिल्ली परिक्षेत्र के कार्यकारी अधिकारी को 1 करोड़ 20 लाख रुपए का तनख्वाह दिया जाता है, एक मर्सिडीज गाड़ी दी जाती है, 4 गनर दिए जाते हैं, एक ड्राइवर दिया जाता है, एक रहने का घर दिया जाता है। लेकिन एक निवेशक अगर कोई हॉस्पिटल में आईसीयू में है तो उसे 10,000 रुपये की राशि, उसका जमा राशि नहीं दिया जाता। ये आज के डेट में सबसे बड़ी विडंबना है और इसी कारण से ये विवाद और दिनों पर दिन गहराता जा रहा। अच्छा, ये बताइए विकी श्रीवास्तव जी कि अब अंतिम वक्त में जब आपने कहा कि 25 करोड़ लोग इससे परेशान हैं, इसके भुक्तभोगी हैं, अब उनका क्या होगा? क्योंकि आप इन सब चीज़ों को शुरू से देखते आए हैं,
जब हम लोग ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे तो आपने सब तथ्यों को हमारे सामने रखा और लगातार द न्यूज़ 15 इस मुहिम को चला रहा है और चलाता भी रहेगा, क्योंकि हम 25 करोड़ जनता के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दे सकते हैं। तो ये बताइए कि अब अंत समय में अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, लोग कितने परेशान हैं, आगे की कार्रवाई अब क्या होगी? देखिए, अभी भी मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका के कार्यपालिका पे थोड़ा सा संशय है कि 10 साल इस केस को हो गया और 10 साल में अभी एक कंपनी आपके आदेश को पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रही है। और आप सिर्फ देख रहे हैं, हमारे कम से कम हमारे जैसे पीड़ित लोगों ने, या कह लें कि सहारा के आज की डेट में वर्करों ने 10 लाख से ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है। 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने, और 10 लाख से लगभग 10 लाख मेल माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को गया है। एक बार नहीं, कई बार गया है। लेकिन अब क्यों इस मुद्दे पे कोई बात उठाना नहीं चाहता है, ये थोड़ा संशय है कि ये समझ से परे है कि क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी 25 करोड़ लोगों को ध्यान में न रखते हुए और 10 लाख मेल, 10 लाख कंप्लेन, 10 लाख लेटर को इग्नोर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा संशय है कि सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा मुद्दा क्या है। राजनीतिक दबाव भी है कहीं ना कहीं क्या? देखिए, आज के परिवेश में कोई भी कार्य बगैर राजनीतिक दबाव के होता नहीं है, और राजनीतिक दबाव के चलते ही अभी तक हम लोगों का 25 करोड़ जो लोग हैं प्रभावित इससे, जबकि संसद में अभी कुछ दिन पहले ही संसद में बातें उठी है कि 13 करोड़ लोग प्रभावित हैं, 13 करोड़, और 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की देनदारी है सहारा के पास। 2 लाख करोड़ की ज़्यादा की देनदारी और 13 करोड़ लोग अगर प्रभावित हैं, तो 13 करोड़ में मैं मान के चलता हूं कि अगर उनका परिवार जोड़ दिया जाए 50 करोड़ लोग इस देश के प्रभावित हैं। और मैं तो 25 करोड़ लोगों की ही बातें कर रहा हूं, जो कि देश के कम से कम 1/5वां हिस्सा भी अगर प्रभावित हैं तो वो भी हमारे देश के नागरिक हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। लेकिन आखिर हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका पर बैठे हुए माननीय न्यायाधीश जी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, ये मुझे अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतना मेल, इतना लेटर, इतने पत्र, इतने केस, इतने एफआईआर हो जाने के बावजूद भी, जबकि हमारे देश में पूरे देश से 1000 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया है, सिर्फ या तो भुगतान की वजह से, या तो पैसे की किल्लत की वजह से, या तो दूसरे के निवेशकों द्वारा परेशान करने की वजह से 1000 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया। अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते भी नहीं हुआ है, पानीपत में एक महिला कार्यकर्ता ने अपना गर्दन काट लिया। मतलब इस तरह की वाकया और दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी या हम कह लें न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश जी अभी तक इस केस को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। ये सोचने वाली विषय है। आगे अब आप लोगों का क्या प्लान है, क्योंकि आपसे जुड़े हुए कई लोग हैं, कैसे आप इसको आप कीजिएगा? अब आगे आप लोगों की रणनीति क्या है? हालांकि आप कुछ तो रणनीति बना रहे होंगे आप लोग अपनों पैसे निकालने के लिए। देखिए, अभी तक हम सभी को न्यायपालिका पर भरोसा है, देश की सरकार संविधान पर भरोसा है, और हमें पता है कि देश का संविधान हमें कहीं ना कहीं न्याय जरूर देगा। हाँ, थोड़ा दिक्कत हो रही है हम लोगों को लड़ने में, क्योंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं। हम लोगों को अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि हम लोगों ने जो निवेश लगा रखा है, अपना सारा जब तक काम किए अपनी पूरी कमाई लगा दिए, और अब परिवार पालने में भी समस्या आ रही है। तो उन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम अपनी लड़ाई तो जारी रख रहे हैं, और मुझे न्यायपालिका और भारत के संविधान पर भरोसा है कि हम जरूर अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और जीतेंगे भी। अभी तक बहुत सारी चीज़ें में हम लोगों को जीत मिली है, जैसे आपका माननीय न्यायाधीश मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्य पर प्रतिबंध लगाया है। उसके अलावा एक जो आपके पूरे देश भर के कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटियों का संचालन होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन है, यानी सहकारिता विभाग। तो वहाँ के जो पूर्व
जो सेंटर रजिस्ट्रार यानी सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक के जो कार्यकारी देख रेख करने वाले हैं उनको सेंटर रजिस्ट्रार बोला जाता है। तो उनके रिपोर्ट से पता लगा कि नहीं, वाकई में बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है और इस घोटाले को उजागर जरूर करना चाहिए। जी विकी जी, चलते चलते बहुत बहुत शुक्रिया हम आपको कहना चाहेंगे। जहां इतनी बड़ी कंपनी और इतने बड़े घोटाले की चर्चा कोई नहीं करता है, लोग डरते हैं कहीं ना कहीं, हमसे द न्यूज़ 15 से आके अपने बेबाकी अंदाज से बात की है, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो वही मैं कह रहा था कि आप लोगों को पहली बार कि हम लोगों को कोई भी मीडिया चैनल इस तरह की हम लोगों की बातों को उठाता नहीं है, न रखता नहीं है, और इस वजह से हम लोगों की लड़ाई और थोड़ी कमज़ोर हो जा रही है। लेकिन मैं द न्यूज़ 15 की तरफ से मतलब उन लोगों का जो मिले हुए आश्वासन से हम आश्वस्त हैं कि हम लोगों की बात को कहीं ना कहीं बल मिलेगा और हम लोगों की बातें को प्रमुखता से रखेगी द न्यूज़ 15। धन्यवाद सर। तो साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ बीके श्रीवास्तव थे, जो खुद भुक्तभोगी रहे और उन्होंने बेबाकी अंदाज से आज हमारे साथ बातचीत कर अपनी तमाम बातें रखी हैं। आपने सुना कि कैसे सहारा ने 25 करोड़ लोगों से ये फ्रॉड किया। आज वो 25 करोड़ लोगों में से लगभग कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास उस वक्त पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, अपने आगे की पीढ़ी को अच्छा बनाने के लिए वो सहारा में पैसा लगाया, लेकिन आखिरकार उनके साथ हुआ तो सिर्फ छलावा। तो आपने देखा कि जहां पूरे देश में आज मीडिया अलग रुख पर काम कर रही है, वहीं हम लगातार इस खबर को लेकर आपके सामने प्रमुखता से आ रहे हैं और आते भी रहेंगे। ना तो किसी का हमें डर है और ना हमारे ऊपर किसी का दबाव है, क्योंकि हम हैं द न्यूज़ 15। हम 25 करोड़ लोगों के उस आस पर टिके हैं, उस भरोसे पर टिके हैं, जिस खबर की चर्चा हम लगातार सहसा जुड़ी आपके सामने रखते आए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, कड़ी दर कड़ी हम और भी राज खोलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। प्यार और समर्थन के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।